नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी त्रिबल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 4 अप्रैल को होने वाला है, इसलिए मैं आप सबके बीच में हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे महासंग्राम बैच की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पुर्तगालियों एवं डच के बारे में पढ़ेंगे और पहली और दूसरी क्लास में जितने भी कंटेंट पढ़े हैं उसका रिवीजन टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने से कोई बहादुरी नहीं है जब तक आपको याद नहीं होता। और याद कब होगा? जब बार बार उसका रिवीजन होगा। इसलिए मैं आपके बीच में रिवीजन टेस्ट भी लाया हूँ, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको मैप के रास्ते से आपको थोड़ी बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से आपके यूरोप से भारतीय आपके व्यापार की खोज हुई। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ समझ में आएंगी। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है स्पेन। क्या है आपका? स्पेन। और स्पेन के ये ठीक बगल दोस्तों क्या है? आपकी पुर्तगाल है। ये बात पहले आप समझ लीजिए कि क्या दोस्तों स्पेन के ठीक बगल क्या आपकी पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। और दोस्तों ये जो पुर्तगाल है, इसी पुर्तगाल से दोस्तों व्यापारिक आपकी खोज की स्टार्ट होती है। और सन 1487 ईस्वी में, सन 1487, अभी पीडीएफ वगैरह भी दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ा समझ लीजिए कि 1487 ईस्वी में दोस्तों एक आपके आपके एक पुर्तगाली यात्री होते हैं, बार्थोलोम्यो डियाज। इनका नाम लिख लीजिए, बार्थोलोम्यो डियाज। मैप से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों आपके बार्थोलोम्यो डियाज साहब होते हैं, पुर्तगाली यात्री होते हैं। 1487 ईस्वी में आपके भारत की खोज के लिए निकलते हैं, क्योंकि पहले जो व्यापारिक मार्ग होता था वो तुर्की, यहाँ पर देखिए भाई तुर्की आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये लोग आते थे, ऐसे ये तुर्की के रास्ते भारत में ऐसा ऐसे आपके ईरान के रास्ते आते हुए ईरान से अफगानिस्तान पाकिस्तान के होते हुए भारत से व्यापार करते थे। लेकिन में हुआ क्या दोस्तों कि बाद में ये जो आपको यहाँ पर तुर्की दिख रहा है, इस पर तुर्की पर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया, आपकी कुस्तुनतुनिया यहाँ पर नगर है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाने नहीं देंगे। यहाँ पर व्यापारिक मार्ग बंद हो गया और व्यापार बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने आपकी इस तरफ से आपकी खोज करना स्टार्ट की, जिससे हम आपकी पानी के रास्ते ही सीधा हम इंडिया पहुँच जाएँ, यहाँ पर जाना ही ना पड़े। और इसीलिए ये व्यापारिक कोड आपकी खोज स्टार्ट हुई। तो सन 1487 में बार्थोलोम्यो डियाज नामक प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह आपके स्पेन मतलब यह इस तरफ पुर्तगाल के रास्ते होते हुए ये आपके इस तरफ पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए इस तरफ इसकी खोज करते हुए यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पहुँच जाता है, साउथ अफ्रीका के इस आशांतरिप, इसको आपके उत्तमाशांतरिप खाते हैं। क्या कहते हैं? जिसे उत्तमाशांतरिप खाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की? तो उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी? आपके बार्थोलोम्यो डियाज ने की थी, और उसने तूफानी अंतरीप कहा था। तूफानी अंतरीप कहा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तूफान वगैरह हवाएं चलती थी, इसलिए उसने यहाँ पर तूफानी अंतरीप कहा, जिसका नाम बाद में बदलकर आपकी आशा अंतरीप कर दिया, केप ऑफ गुड होप कर दिया गया। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? अब बार्थोलोम्यो डियाज ने की, लेकिन इसके आगे उसने खोज नहीं कर पाया, यहीं पर रुक गया। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि सन 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज नामक प्रथम पुर्तगाली यात्री आपके भारत के लिए चलता है और उत्तमाशांतरिप मतलब कि आशांतरिप जिसे कह सकते हैं कि आपके केप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सन 1494 में, 87 में था, सन 1494 में ये जो आपको स्पेन दिख रहा है बगल ना, स्पेन के ही एक यात्री थे जिनका नाम है कोलंबस। कोलंबस ये दोस्तों भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन ये आपके जल में ही रास्ता भटक जाते हैं और खोज कर किसी कर देते हैं दोस्तों, खोज किसी कर देते हैं तो आपके कोलंबस खोज कर देते हैं अमेरिका की। कोलंबस किसी खोज कर देते हैं तो कोलंबस आपके अमेरिका की खोज कर देते हैं, और स्पेन के यात्री थे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सन 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज कर दी। समझ के आपके बीच समझ में आ गई। अब दोस्तों इतने प्रयास, अथक प्रयास के बाद अब सन 1498 ईस्वी में, सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा साहब चले, वास्को डिगामा साहब चले। और जो वास्को डिगामा है ये आपके पुर्तगाल से निकले, पुर्तगाली यात्री थे। यहाँ से आपके जो आपके बार्थोलोम्यो डियाज ने आपके उत्तमाशांतरिप की खोज की थी, तूफानी अंतरिप जिसे कहा था, इस रास्ते होते हुए वे और आगे निकल गए, और इस प्रकार से आगे निकलते निकलते हुए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके पश्चिमी तट पर आकर पहुँच जाते हैं और भारत की खोज कर देते हैं, भारत की खोज कर देते हैं। तो भारत की खोज किसने की? आपके वास्को डिगामा ने की। भारत की खोज का मतलब ये नहीं कि भारत नहीं था, भारत के लिए दोस्तों समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने सन 1498 ईस्वी में। किसके रास्ते? तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, आपके आशांतरिप के रास्ते। अब दोस्तों चलते हैं पीडीएफ की तरफ और सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपको मैप के माध्यम से इसलिए दिखा दी क्योंकि आपका बेस बनना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और अब आपका बेस बन चुका है। अब समझेंगे कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। दोस्तों जो वास्को डिगामा साहब है, जिसका नाम लिया, 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। समझ गए हैं?
मैंने आपको चीज़ समझाई दी है। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। जो दोस्तों यह इसने ये यात्रा की जो आपकी भारत की खोज कर दी, तो इसको पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रदर्शक पथ प्रदर्शक मतलब पथ को दिखाने वाला काम किया आपके अब्दुल मजीद ने, और बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। यह गुजराती यात्री था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके वास्को डी गामा मतलब कि किसने मदद की आपके भारत की खोज के लिए, तो अब्दुल मजीद ने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मेडा आते हैं। मैं आपको चीज़ें बता रहा था कि सन 1498 ईस्वी में, अब देखिए एक बार सुन लीजिए, इसको समझने से पहले आप यहाँ पर सुन लीजिए कि सन 1498 ईस्वी में जब आपके वास्को डी गामा साहब आते हैं, तो इनकी दोस्तों जो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं, तो कालीकट के हिंदू राजा होते हैं जिनका नाम होता है जमोरिन। इनका बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों, इनका कहता है हार्दिक स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा दोस्तों यहाँ से आपकी मसालों का काली मिर्च लेकर, मसाले में मतलब काली मिर्च लेकर अपने स्वदेश लौट जाता है। और बाद में जब इसका व्यापार करने के बाद उसको वह देखता है, तो उसे आपकी यात्रा की जो खर्च थे उसको हटाने के बाद उसे 60 गुना फायदा हुआ। 60 गुना फायदा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ें। जब यह भारत से काली मिर्च लेकर अपने देश ले जाता है, तो यह देखता है, क्या देखता है कि इसकी जो यात्रा जितनी खर्च थी आपके, जो ये आपके मतलब कि स्पेन पुर्तगाल से होते हुए आपके यहाँ पर अफ्रीका को डाकते हुए पूरी तरीके से भारत पहुँचता है, जो यात्रा खर्च था उसको हटाकर इसे 60 गुना का मुनाफा हो रहा था। इसलिए 1502 ईस्वी में एक बार फिर से वास्को डी गामा भारत आता है। तो इस प्रकार से आपके व्यापारिक आपके रास्ते की खोज हो जाती है, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 1498 में, 1502 ईस्वी में, इसके बाद दोस्तों सन 1505 ईस्वी में, कब दोस्तों, सन 1505 ईस्वी में आपके प्रथम पुर्तगाली वायसराय भेजा जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से आपके व्यापार करने के लिए सही तरीके से। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा साहब। कौन आते हैं? फ्रांसिस्को द अल्मेडा साहब आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में कौन आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। दोस्तों बात करते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा की, तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। इसको अगर हिंदी में कहें तो कहते हैं शांत जल की नीति। और ये परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेती है कि शांत जल की नीति, फिर ब्लू वाटर पॉलिसी किस आपकी पुर्तगाली वायसराय ने अपनाई, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ही बनाया था, तो ये अपनाया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 1509 ईस्वी में दोस्तों, ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहे। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों को वायसराय बना। तो इनके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आपके भारत का वायसराय बना जाता है, और कहा जाता है कि यह आपके पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। जो कि पुर्तगीज शक्ति है, पुर्तगीज लिख लीजिए, पुर्तगीज परीक्षा में पूछ सकते हैं, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क साहब थे। क्योंकि इन्होंने दोस्तों अब यहाँ पर विजय करना स्टार्ट किया, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 1510 ईस्वी में जो बीजापुर है, इनके आपके सुल्तान होते हैं यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा को जीत लेते हैं। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पुर्तगालियों की पहली व्यापारी कोठी, आपको पता होना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी आपकी कोचीन में स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की? पहली व्यापारी कोठी अपने कोचीन में स्थापित की। और परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थापित की थी, सन 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कोचीन में स्थापित की। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं द्वितीय व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की, तो द्वितीय व्यापारी कोठी दोस्तों इन्होंने कहाँ पर स्थापित की थी, परीक्षा में पूछ लेता है, तो कन्नूर में दोस्तों सन 1505 ईस्वी में इन्होंने अपने द्वितीय व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है प्रथम व्यापारी कोठी, द्वितीय पूछ ले तो कन्नूर याद रखिए, लेकिन ये बहुत कम ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, तो पुर्तगालियों के बारे में आप लोग जान गए। इनके बाद दोस्तों भारत में डच लोग आते हैं। कौन आते हैं? डच लोग आते हैं। और प्रथम डच यात्री होता है कॉर्नेलियन हाउटमैन। कौन होते हैं? कॉर्नेलियन हाउटमैन आपके प्रथम डच यात्री होते हैं। भारत के पूर्व आपकी सुमात्रा पर ही पहुँचते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम में क्या की? स्थापित की। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ ले कि आपकी प्रथम पुर्तगाली मतलब कि कोठी कहाँ पर स्थापित हुई, तो आप कहेंगे कि कोचीन में। द्वितीय पूछ ले तो आप कन्नूर कहेंगे। वैसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि पुर्तगालियों के बाद कौन आए, तो आप कहेंगे कि डच आए। वैसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की, तो कहेंगे कि मसूलीपट्टनम में। और प्रथम डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको याद करना है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। दोस्तों मैं आपके स्पेशल जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप इस जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसकी अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, कि उससे ही आपका रिविजन करना चाहते हैं, तो इस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है,
उस पर दोस्तों इसको आपको अपडेट कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और सारी PDF फाइल को प्राप्त कर लीजिए। एक और स्पेशल न्यूज़ है। स्पेशल न्यूज़ तो यह है कि अगर आप यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बट अगर आप हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को बूस्ट मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित बेस्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं, इसको दोस्तों तैयार कर दिया गया है एग्जाम तक चैनल के माध्यम से और हमारे सानिध्य में। और यहाँ इसकी प्राइस मात्र 25 रुपये रखी गई है। मात्र 25 रुपये में 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और 25 रुपये कुछ होता नहीं है, आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। 25 रुपये आप प्रदान करते हैं तो आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 इस पर हमसे बात कर लीजिएगा। आपको ये कोर्स आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 9580482638, ठीक है। नंबर याद है बिल्कुल। और मात्र 25 रुपये, कोई बड़ी प्राइस नहीं है। और हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको पढ़कर जाएंगे तो परीक्षा में जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, फिर से चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। आगे बढ़ते हैं। अब डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी, जैसे कि हमने बताया कि पुर्तगालियों की दूसरी व्यापारिक कोठी कन्नूर थी, उसी प्रकार से डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी आपकी पुलिकट में स्थापित की थी। वो थोड़ा कन्नूर वाला कम इंपॉर्टेंट था, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, जब ये पुलिकट में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। क्या करते हैं कि पुलिकट में ही इन्होंने अपने इनके जो स्वर्ण सिक्के थे, जिनको कहते हैं पैगोडा कहते थे। क्या कहते हैं? पैगोडा इनके स्वर्ण सिक्कों कहा जाता है डचों के। अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को पुलिकट में ही ये ढालते हैं और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को कहाँ ढाला, तो कहेंगे कि पुलिकट में। कहाँ पर? पुलिकट में। पुलिकट इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी। आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण का लीजिए, यहाँ पर डच होना चाहिए। डच भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। क्या रखे? औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे? औद्योगिक वेतन भोगी मतलब होता है कि ये मजदूर रखे हैं जो वेतन पर रहते थे, वो औद्योगिक मजदूर ऐसे रखे। तो औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखे? डच भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी के अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा युद्ध के साथ हो जाता है। अंग्रेजों और भारत आपके डच के बीच में आपके बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है, जिसमें आपके डचों का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। तो इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 ईस्वी में आपके 1602 ईस्वी में स्थापित होती है। और जो डच लोग थे दोस्तों, ये मूलतः दोस्तों हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड, इसको आप नीदरलैंड के भी नाम से जानते हैं, नीदरलैंड, यहाँ के मूल निवासी थे। बस इतनी बातें याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पुर्तगालियों के बारे में मैप के माध्यम से और सारी चीज़ें बता दी, और डच के बारे में भी हमने शुरू से चीज़ बता दी। डच के बारे में जो भी चीज़ बताई हमने आपको देख ली होंगी। PDF फाइल प्राप्त कर लीजिएगा। अब कर लेते हैं रिवीजन टेस्ट। पहली क्लास हमने पढ़ ली यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ ली, और दूसरी क्लास हमने पढ़ ली आपके पुर्तगालियों डच के बारे में। तो इसके रिकॉर्डिंग कुछ रिवीजन टेस्ट भी कर लेते हैं। इसके लिए घबराइएगा मत दोस्तों, रिवीजन टेस्ट आपका लगातार चलता ही रहेगा। और वो अगर आप हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन परचेज कर लेते हैं, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको एंशिएंट, मेडिवल, आपके फिर मॉडर्न सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस बेस्ड है। प्राइस तो मात्र 25 रुपये है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमसे आप कॉल करके 9580482638 पर इसको एक्टिवेट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रिवीजन टेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग बताएंगे उत्तर, क्योंकि हमने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो उत्तर आप लोग एक बार टेस्ट कर लीजिए, और 10 क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा कि आप में 10 में कितना सही हुआ। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, कि आपके नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मैंने कल ही बताया था कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था, और 70 करोड़ रुपए की धनराशि तख्त ताउस से मयूर सिंहासन कहते थे। और दोस्तों आपकी कोहिनूर भारत से लेकर चला गया था। और अभी संजोग की बात मानिए कि मैंने कल ही पढ़ा, और कल ही आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत से कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस कौन ले गया? तो नादिर शाह सही उत्तर था। ये समझ लीजिए दोस्तों, अभी कल ही एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जाकर शिफ्ट में एनालिसिस कर रहा था तो देखा कि वही क्वेश्चन आ गया है। तो जो आप जहाँ पर चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किस भी एग्जाम कर रहे हैं। और फॉरेस्ट गार्ड वाले जो भी हैं उनको बता देना चाहिए, तो अगर आप इस क्लास को देखकर चले गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर श्योर हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब होता है कि हिस्ट्री में तो आपका हो ही जाएगा, और उसके अलावा आप पढ़ेंगे तो उस पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि हमने भी देखा है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके मॉडर्न के ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो हमने कल ही पढ़ा था, कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। बिल्कुल सही, अगर आप लोगों का उत्तर आ रहा है 8 बार आक्रमण किया था, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अहमद शाह अब्दाली में बताया था कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को आपके पराजित कर दिया था। अहमद शाह का मूल नाम अहमद खां था, और भारत पर इसने 8 बार आक्रमण किया है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो आप लोगों को कल ही मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल आप लोगों को याद होगा कि सन 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम
द्वितीय के समय में आपके अंग्रेजों ने आपके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये याद है? बिल्कुल बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? तो मशहूर शायर मिर्जा गालिब, मैंने आपको एक इनके शेर बताए थे कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मशहूर जो शायर थे मिर्जा गालिब किसके दरबार में रहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके बहादुर शाह जफर। आप लोगों को याद तो होगा ही होगा, बहादुर शाह जफर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना स्कोर 10 में से कितना सही हुआ, और कम से कम 10 में से आपके 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि अभी कल ही का तो मैटर है, ज़्यादा पुराना तो है नहीं। किस मुगल सम्राट के समय में लाल कुमारी नामक वैश्या का प्रभुत्व रहा है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन में भी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं। किस मुगल सम्राट के समय में लाल कुमारी नामक वैश्या का प्रभुत्व रहा? तो मैंने आपको पढ़ा था कि जो जहांदार शाह साहब थे, जहांदार शाह, तो जहांदार शाह के समय में आपके लाल कुमारी नामक वैश्या का प्रभुत्व रहा, और इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, कि किस मुगल सम्राट ने शाह आदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने शाह आदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने। जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, इन्होंने आपके शाह आदत खान को जानते हैं, जो इन्होंने अवध की स्थापना की थी, अवध को स्वतंत्र कराया था, अवध शाह आदत खान, इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। मैंने कल आपको बताया था, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, परीक्षा में कई बार पूछ लिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन, कि कर्नाटक को स्वतंत्र किसने कराया? बिल्कुल कल पढ़ाया था, बिल्कुल कल पढ़ाया था कि सादुतुल्लाह खान ने। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर जाएगा कौन? सादुतुल्लाह खान, सादुतुल्लाह खान। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया और कल भी पढ़ा था कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली साहब होते हैं, अहमद शाह अब्दाली साहब, ये आपके मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं, मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और क्वेश्चन पूछे कि अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया। बार बार रिवीजन करेंगे तब चीज़ याद होगी। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, जो आज ही मैंने आपको पढ़ा है कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो आपको याद होगा कि हमने बताया कि इन्होंने अपनी द्वितीय व्यापारी कोठी आपकी कन्नूर में स्थापित की थी। कहाँ पर? आपकी कन्नूर में, सन 1505 में। तो आप लोग बता दीजिए कि प्रथम कहाँ पर स्थापित की? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का है कि प्रथम व्यापारिक कोठी उन्होंने कहाँ पर स्थापित की? कहाँ पर स्थापित की? कोचीन में, सन 1503 ईस्वी में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। प्रथम आपके कौन था पुर्तगाली यात्री? तो बार्थोलोमेव डियास, जिन्होंने आपकी आसान ट्रिप की खोज की, आपके इसको उन्होंने तूफानी ट्रिप कहा था। इन प्रकार की चीज़ों को याद रखिए। आपके फिर याद रखिए कि स्पेन के यात्री थे, आपके स्पेन के यात्री कौन थे? कोलंबस, जिन्होंने आपके अमेरिका की खोज कर दी। इन सब चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएंगी और इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आपको बताया कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा आए थे। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा सन 1505 ईस्वी में आपके प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, और आपके 1509 ईस्वी में आए थे आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखिएगा। जैसे ही समय मिलता है अगला भी हम आपको रिवीजन टेस्ट ले लेंगे, कुछ कंटेंट और पूरा हो जाने दीजिए। जैसे ही यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, जो ये चैप्टर जिसमें भी हम फ्रांसीसियों को पढ़ना है, और अभी हमको किसको पढ़ना है? अंग्रेजों को पढ़ना है। इसको कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन का फिर रिवीजन टेस्ट कराऊंगा। तो कंटेंट चलेगा, रिवीजन टेस्ट चलेगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए कि कितनी शानदार क्लास चल रही है। और अगर PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारे दोस्तों ट्विटर अकाउंट को बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर हमसे बात करके, जो हमने आपको 25 रुपये का, हमने एक 100 प्लस आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जो आपके लिए स्पेशल तैयार की है। बहुत सारे लोग अभी तक परचेज कर चुके हैं, आप भी इस कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही गजब के क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो यहाँ पर पढ़ते रहिए, वहाँ पर टेस्ट देते रहिए, और आप उतने क्वेश्चन भी याद करके चले जाएंगे तो आपको एक बार लेवल समझ में आ जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहीं से कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए इसको बिल्कुल ही परचेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बहुत ही ध्यान तरीके से मैं आपको पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। जितना मुझे आता था टेस्ट के बारे में मैंने बहुत सही तरीके से पढ़ा है, जितना ज्ञान था उससे अधिक देने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।